हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका उस्मानी सर बच्चों। एंड हम वापस से आ गए हैं हमारे सीबीएसई सीरीज को लेके आगे, जो कि मैग्नेटिज्म पे हमने खत्म करा था टॉर्क के ऊपर। ठीक है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक लूप और मैग्नेटिक डाइपोल मैंने उसमें समझाया था। तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आई एम सॉरी कि कल आपका वीडियो नहीं आ पाया, बट आज मैं कवर करता हूँ बेटा। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपको सीबीएसई में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो लास्ट पार्ट जरूर देखिएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल इज लाइक फॉर अ बार मैग्नेट। अगर मैं एक बार मैग्नेट है, इस तरीके से बात करते हैं, तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट m है बेटा, तो डाइपोल मोमेंट m है तो वो होता है m इंटू एल वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब ये m क्या होता है बेटा? मोनोपोल स्ट्रेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम? पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पर से आप देखो, कोई भी एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा? नॉर्थ पोल, और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि भाई साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर आती है, मतलब नॉर्थ से बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ से क्या हो जाएगी बेटा? इन हो जाएगी, इस तरीके से। तो साउथ से क्या हो जाती है? इन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये याद रखना है आपको। एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म क्लोज्ड लूप बेटा। बट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो बेटा ये याद रखना, आउटसाइड कहां पर रहेगी? नॉर्थ से साउथ, निकलिंग फ्रॉम नॉर्थ and going into south, but inside the bar magnet मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट हो जाती है। कैसे? साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है बेटा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज्ड लूप बेटा, याद रखना ये। ठीक है, जरूरी है। अब देखो, मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैंने यूनिट बताई थी, कितनी थी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एनआई ये था ना। तो स्मॉल एम इंटू में ये मीटर हो गया, तो मीटर से एक मीटर को काट दो, तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट आती है वो कितनी आती है बेटा? एम्पियर मीटर। कितनी आ जाती है? एम्पियर मीटर। अब आप समझना, जो पोल स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। ये याद रखना बेटा। फॉर अ रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, तो ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है ये आपके किसके प्रोपोर्शनल होती है? एरिया। दिस वन इज एरिया। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। आया बात समझ में बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, बार मैग्नेट तो इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैंने आपको अभी जस्ट समझाया। तो बार मैग्नेट जो होता है बेटा, ये क्या होता है? मान लो ये नॉर्थ है या साउथ है, तो ये जो इसकी एक होती है ज्योमेट्रिक लेंथ और एक होती है मैग्नेटिक लेंथ। जो पोल होते हैं बेटा वो थोड़े से अंदर होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलेंगे इसको हम? मैग्नेटिक लेंथ। और ये क्या होती है? ज्योमेट्रिक लेंथ। तो भाई अगर मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल एम इंटू में मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, थोड़ी सी छोटी होती है, ज्यादा नहीं होता। समझ में आया? और इसको हम कैसा मानते हैं? एक डाइपोल की तरह हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो आपसे बोल दिया जाए कि सर अगर सर्कुलर आएगा तो किसको नॉर्थ माने, किसको साउथ माने, तो आप देखो यहां पर ध्यान से, ऐसा लिख लो, और साउथ को मैं ऐसा लिख देता हूं। तो देखो, साउथ में करंट कैसा जाता हुआ दिख रहा है? क्लॉकवाइज। तो जब भी आपको करंट क्लॉकवाइज दिखेगा तो वो कौन सा है? क्लॉकवाइज म्हणजे साउथ। क्लॉकवाइज बोले तो साउथ। बट नॉर्थ मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, ये एरो मैंने इसलिए ऐसे बनाया। ठीक है, नॉर्थ मतलब क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो वो एंड काय का काम करेगा? नॉर्थ का। और अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो काय का काम करेगा? साउथ का। देखो फिर से बना देता हूं डायग्राम। एन देखो, एन अपन ऐसे ही बनाते हैं ना। ठीक है, बस यहाँ पर एरो खींच दो, तो एन बोले तो नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ। तो ये देखो, जब एरो खींचोगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसलिए साउथ मतलब कि क्लॉकवाइज दिख रहा है तो साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नॉर्थ। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन
और डिस्टेंस के साथ हमको ये फॉर्मूला देखना है। तो देखो बेटा, तो एक चीज मैं थोड़ा सा बताना भूल गया। देखो, अगर बार मैग्नेट है तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पर से देखो ध्यान से, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है ना बेटा, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट एंड इट इज टूवर्ड्स फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है बेटा। अब देखो, एक्सियल पोजीशन पे अगर मान लो मैंने ये इससे डी दूरी पर एक पॉइंट लिया, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती है बेटा वो कितनी लिखते हैं हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हमको बेसिकली कंपेयर करना है, 2 kp/r³ होता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2 kp/r³। ठीक है, सिमिलर वे में हमको यहाँ पर काम करना है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर बाय d³। समझ में आया बेटा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। अब अगर मैं एक्सियल पॉइंट की बात करता हूं, तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आती है बेटा, ये हमने कौन सा ये एक्सियल पॉइंट के लिए लिखा, सॉरी। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी आती है बेटा, माइनस का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर बाय r³। ओके, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, ये मैंने आपको कल ही पढ़ा चुका हूँ, मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो देखो, अगर डायपोल को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो वो बन जाएगा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ओके, दैट इज टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा। ये मैंने आपको बताया था, या तो ऐसे समझ लो। अब आपको देखो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर मान लो बार मैग्नेट है तो ये हो जाता है m b साइन थीटा। ठीक है, अब एक बार मैग्नेट है, उसको आपने ऐसा रख के छोड़ दिया और ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसा घूम सकती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो भाई इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मान लो इसका मास दे दिया m, तो ये हो जाएगा ml²/12 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस का mb साइन थीटा। मान लो छोटा सा एंगल का डिफ्लेक्शन देके छोड़ दिया तो कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं है, बट टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम 90 डिग्री पे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। देखो यहाँ पर ध्यान से जरा, तो अल्फा बराबर क्या बनता है, माइनस का 12m, इसको आई ले लेते हैं यार, तो एम बी इंटू में थीटा बाय आई। ठीक है, 12 भी हटा दो, है ना। अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि ओमेगा बराबर क्या बन रहा है, अंडर रूट ऑफ एम बी बाय आई। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा तो वो कितना बनेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय एम बी। एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आया बेटा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक डायपोल को बार मैग्नेट को ऐसा छोड़ दिया मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। सो अगेन एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आई विल से। आगे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। तो बेटा देखो, हमने क्या बोला, टॉर्क बराबर क्या लिखागा, एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो भाई अगर मैंने बोला वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखोगे, एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहां पर से देखो वर्क डन बराबर क्या बन जाएगा, θ1 से θ2 तक यह आ जाएगा एम बी साइन θ1 माइनस साइन θ2, सॉरी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। तो इट विल बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो यहां पर से जब हम बनाते हैं क्या बन जाएगा, वर्क डन बराबर एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अगर मैं इसको ध्यान से लिखना चाहूं तो भाई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाती है, माइनस का m वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, अगेन यू नीड टू रिमेंबर दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री। और अनस्टेबल कब आएगा, व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर दिस बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेटा डैम श्योर इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। आई ऑलवेज से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिंसिपल क्या है, whenever a current carrying loop, whenever a current carrying loop is placed in magnetic field, it experiences torque, it experiences torque।
ठीक है बेटा। तो देखो सॉरी आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बिकॉज आई एम गेटिंग मैसेजेस एंड कॉल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली। जो जेई मेंस का मैंने वीडियो बनाया था बेटा कि कौन कौन से क्वेश्चन रेज करने हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड अप हो रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं वो भी अपडेट कर रहा हूँ। अभी एक वापस से एक वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से हमने क्या करते हैं कि जब एक करंट कैरिंग लूप में हम रखते हैं, तो देखो यहाँ पर से इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है कि दिस इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक कोर होता है और यहाँ पर से आप क्या करते हो, इसको साउथ और नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड में आपने कुछ इस तरीके से रख दिया। अब ये कोर के ऊपर क्या होती है बेटा, वाइंडिंग होती है, ठीक है। एंड दिस इज द डायग्राम लाइक दिस। अब ये वाइंडिंग के ऊपर क्या होता है कि जैसे ही करंट जाएगा कि टाउ बराबर एक फोर्स लग जाएगा, दैट इज एम बी साइन थीटा। अब हमने रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखी है, तो भाई थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। रेडियल डायरेक्शन का रखने का मतलब हमारा क्या था, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हमने क्या करा है, ये रेडियल को हमने कन्वर्ट करा है लीनियर स्केल्स में। ओके, लाइक दिस वी हैव कन्वर्टेड। तो दिस इज द मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेटा। सिर्फ सिंपल डेरिवेशन को आपको समझना बेटा। तो टाउ बराबर क्या बनेगा आपके पास, एम बी, ठीक है। अब एम को मैं क्या लिखता हूं, एम बराबर होता है एन आई ए इज द एरिया। तो टाउ बराबर क्या बना बेटा, एन आई ए बी। अरे तो बिना साइन थीटा तो मैं कब से ही बोल रहा हूँ तुम लोगों को, आया नहीं आया समझ में। तो ये बिना साइन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो टाउ बराबर क्या बना बेटा, इधर देखेंगे, उधर वो मेरे फोटो के कारण शायद आपको दिखेगा नहीं, एन आई ए बी बना। तो ये रेडियल लगाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या था, ताकि वो साइन थीटा को हम कितना कर दें, 1 कर दें। समझ में आया, ये दिमाग में होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब आप एक बात को समझो कि इसको भाई जब ऐसा घुमा है ना, अब करंट बंद हो गया मान लो, तो भाई ये वापस कैसे आएगा, क्या बार बार उंगली लगा के घुमाओगे क्या, नहीं ऐसा होता नहीं है, उंगली लगा के घुमाएंगे नहीं। हम क्या कर देते हैं, इसके पीछे एक टॉर्शनल स्प्रिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, टॉर्शनल स्प्रिंग, टॉर्शनल स्प्रिंग लगा देते हैं। तो टॉर्शनल स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करती है, टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो मान लो अगर इसने थीटा एंगल डिफ्लेक्ट करा, ठीक है, मान लो यहां पर था इनिशियली थीटा एंगल इसने डिफ्लेक्ट करा सॉरी, तो टाउ बराबर सी थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू एन आई ए बी। सॉरी तो भाई यहां पर से देखो आप, थीटा बराबर क्या बन रहा है, एन ए बी बाई सी इंटू में आई। अब आपको बोलता है कि करंट सेंसिटिविटी निकालो, पहले चलो अभी इतने फॉर्मूले को रहने देते हैं, आगे चलते हैं, वो देर कर रखा है अगला। तो करंट सेंसिटिविटी बेटा बेसिकली आप किससे डिनोट करते हैं, थीटा बाय आई से। आई इज द करंट, कितना आया था हमारे पास, एन बी ए बाई सी। अभी देखो जस्ट पीछे कराया मैंने, यस नो, एन बी ए बाई सी इज द करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या डिपेंड करता है बेटा, कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब आपने करंट अगर थोड़ा भी कराया तो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, इसको हम डिफाइन करते हैं करंट सेंसिटिविटी को। तो भाई सेंसिटिविटी क्या होता है, मतलब बेसिकली सेंसोडाइन का ऐड तुम सबने देखा होगा। सेंसोडाइन का मतलब वो जो ऐड है, वो क्यों बोल रहा हूं मैं, जैसे ही आपने आइसक्रीम खाई झंझनाहट महसूस हुई, ये सुनो ये से बोलता हूँ कि ये जब भी आप कुछ थोड़ा सा ठंडा खाते हैं तो आपको एकदम से झंझनाहट, तो बस वैसे ही थोड़ा सा कनेक्ट कर लो कि भाई जैसे ही करंट आया उसमें अंदर झंझनाहट हो जानी चाहिए। बोले नहीं 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 कुछ तो हो गया, तो वो जो कुछ हो गया है उसको ही करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। आई बात समझ में बेटा, जो कुछ हो गया है उसको ही करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे, बस ये समझने वाली बात है। तो करंट सेंसिटिविटी बराबर क्या बनेगा, एन बी ए बाई सी। अब आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दो और टॉर्शनल कांस्टेंट को कम कर दो। समझ में आया नहीं आया, जब आप ये कर देते हो तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आया बेटा समझ में, आगे चलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो भाई अगर हमने बोला कि अगर आपको वोल्टेज नापना है तो V इक्वल टू होता है आई आर, है ना, तो मैं I को क्या लिख दूंगा, V बाय आर। देखना बेटा ध्यान से, तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा, एन बी ए बाई सी इंटू में V बाय आर। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या बन रहा है, एन बी ए बाई सी आर इंटू में V। तो थीटा बाई V बराबर हो जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंड दैट इज इक्वल टू एन बी ए बाई सी आर। आया बेटा समझ में। तो ये होता है गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट
वोल्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर। अब मैंने ना इंस्ट्रूमेंट वाली चीज उधर नहीं पढ़ाई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, दैट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। हाँ, तो देखना मैं क्या लिख सकता हूं, आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। बोलो यार, जब आपने शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बेटा, तो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट बनता है ना, वो शंट रेजिस्टेंस से भी छोटा बन जाता है। तो इसलिए हम शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। To convert a galvanometer into ammeter, a very low resistance is connected in parallel, so that's why it is getting converted. The R equivalent will be less than the shunt resistance also. तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी। आपको जनरली बोलेगा कि इतनी रेंज का बनाना है तो आपको कितना शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपको आई दे दिया, आई जी दे दिया, आप वैल्यू पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में बेटा, आगे चलते हैं। कन्वर्जन टू वोल्ट मीटर, तो गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना रहता है वोल्ट मीटर में, तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करा तो देखना ध्यान से, यहां पर से मान लो आई करंट जा रहा है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, V बराबर आई जी इंटू जी प्लस में आई आर, ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस। हमको यही वोल्टेज नापना है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना कि अगर आपसे बोला जाए कि आर की वैल्यू बताओ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाय आई जी माइनस में आर। तो जब अगर इसको, दैट इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ओके, जी रख देते हैं, इसको जी रखा है मैंने। ठीक है बेटा, तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, फुल रट्टाफिकेशन एंड मार्क्स फुल, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में क्या क्या आता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बोलेगे भाई, मान लो तुम शांत मिजाज के इंसान थे और मैंने तुमको ले आके भयंकर मस्ती वाले इंसान के साथ बैठ दिया, तो क्या तुम कंफर्टेबल फील करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो तुम शांत मिजाज के इंसान हो, तुमको शांत मिजाज का इंसान ही मिल गया, तो तुमको मजा आ जाएगा पिक्चर में। तो भाई आप एक बात समझो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या बोलता है कि अगर आपने एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसको किस तरीके से बिहेवियर उसका रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। तो ड्यू टू एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, एक टेम्परेचर के बाद में क्या चेंज आता है, क्यूरी लॉ वगैरह, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना होता है बेटा। सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब मान लो एक आयरन कोर को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो क्या आपने एक चीज देखी है कि आपके घर में जो टेस्टर होगा या फिर स्क्रू ड्राइवर होगा, जब आपने गए होंगे मोबाइल सुधराने, तो जब उसको खोलता है तो वो स्क्रू उस पे चिपका हुआ रह जाता है। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री करंट्स एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। ठीक है बेटा, इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, दिस इज डिनोटेड बाय एच, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो जो अभी मैंने बताया आपको कि अगर मान लो इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसके अंदर जो कुछ बिहेवियर आ गया थोड़ा बहुत, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एंड दैट इज डिफाइंड एज, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, वेरी इजी, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने क्या लिखा था, एन आई ए, यस और नो, या फिर एम इंटू एल ले लेते हैं, चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि पोल स्ट्रेंथ वगैरह ये सब ले लो, तो पहले से या तो एन आई ए ले लो, अपॉन में वॉल्यूम दैट इज एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। मान लो सोलेनोइड की लेंथ बात करेंगे, तो भाई एम जो है कैपिटल एम, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इज रिटन एज एन आई बाय एल। ओके, दैट इज एम्पियर पर मीटर इज द एसआई यूनिट। ओके बेटा, ये अच्छे से याद रखना है। Now there is a relation between them and that is converted by the relation that is magnetic susceptibility. It is known as psi. Psi बोलते हैं इसको, कुछ लोग x बोलते हैं, अपने अपने हिसाब से समझ लेना। ठीक है,
तो साई बराबर क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दैट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन में द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इट इंडिकेट्स द ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब कितना इजीली आपका मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करने लग जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि देखो इसके भी एम्पियर पर मीटर, इसके भी एम्पियर पर मीटर कट गए तो इसके डायमेंशन जीरो हो जाएंगे। समझ में आया, M0 L0 T0 याद रखेंगे ये M0 L0 T0 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू इज इक्वल टू व्हाट बेटा, B/H। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो म्यू बराबर क्या बनता है बेटा, म्यू नॉट क्या था आपके पास, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू में 1 प्लस IM। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जेई मेंस में भी इस पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। समझ में आया, साई की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, याद रखेगा ये चीज। ठीक है बेटा, साई की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड एक्स बोल सकते हैं। तो भाई म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर दैट इज म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस XM। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एंड इफ x इज लेस देन 0 देन इट इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल बदलना ही नहीं चाहता। ठीक है, पैरामैग्नेटिक फिर भी सोचेगा चलो यार ठीक है, अब जैसे भी लो, ये इसको हम कह सकते हैं कि लगभग टाइप ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सन या फिर एम्बीवर्ट बोल सकते हैं। इधर जाऊंगा इधर सेट हो जाऊंगा, इधर जाऊंगा इधर सेट हो जाऊंगा। ये है कंप्लीट इंट्रोवर्ट। ये कौन है बेटा, कंप्लीट इंट्रोवर्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्बीवर्ट। भाई ये बोलेगा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरे को कोई समस्या नहीं है। समझ में आई कि नहीं बात, आगे बढ़ते हैं। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखो बेटा, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक एंड दिस इज फेरोमैग्नेटिक। कंप्लीटली फीबली अपने आप को अलाइन कर लेंगे, दैट इज द फेरोमैग्नेटिक। जो कम अलाइन करेंगे पैरामैग्नेटिक, जो बिल्कुल नहीं चाहेंगे वो होगा डायामैग्नेटिक। आई कि नहीं आई बात समझ में बेटा, अभी अभी मैंने आपको समझाया। दिस इज इंट्रोवर्ट, ठीक है, दिस इज एम्बीवर्ट एंड दिस इज एक्सट्रोवर्ट। बोले हम तो चाहते ही हैं कि जीवन में कोई दोस्ती मिल जाए। समझ में आया कि नहीं आया, और इसको हम किसके ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द ससेप्टिबिलिटी। ओके बेटा, क्लियर है, आगे चलते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है बेटा, साइज स्मॉल होता है, नेगेटिव होता है, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय फील्ड। मतलब इनका देयर इज नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, देयर इज नो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है बेटा, एंड इट इज वीकली रिपेल्ड बाय द फील्ड, एग्जांपल कॉपर एंड बिस्मथ। ठीक है बेटा, इसका जो म्यूआर होता है, म्यूआर आपके पास कितना आ जाएगा, इसका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ठीक है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। देन द नेक्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो साइज स्मॉल बट द पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज वीकली अट्रैक्टेड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। ओके, अच्छा ये भी याद रखना है, इसका साइज जो है वो टेम्परेचर पे नॉट डिपेंडेंट है, T की पावर 0 लिखा है। ओके, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, अच्छे से याद रखेंगे। अगली प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है बेटा, साई एम स्मॉल होता है, पॉजिटिव होता है, और साई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज नोन एज द क्यूरी लॉ, दिस इज नोन एज द क्यूरी लॉ। ठीक है, अब इनके पास क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ओके,
जो कि सपोर्ट करता है अपने आप को, दे अलाइन देमसेल्फ, दे अलाइन, ठीक है, कुछ कुछ जो होते हैं वो अलाइन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देन द नेक्स्ट वन इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल साइज वेरी लार्ज, वेरी पॉजिटिव, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। ये इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो, बोलेगा बिल्कुल बिंदास आन दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1, एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1, ठीक है बेटा। और ये क्या होते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस टी बाई टी सी। और टीसी जो होता है इसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम, क्यूरी टेम्परेचर। और इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूरी विज लॉ। क्या नाम है इसका, क्यूरी विज लॉ, ठीक है बेटा। और इनके पास क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसके तो पूरे अलाइंड हो ही जाएंगे, कंप्लीटली अलाइंड, कंप्लीटली अलाइंड रहते हैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है बेटा। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की। अब यहां पर भी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बट व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, ठीक है बेटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये डिफरेंस लिखने को आ सकता है, आपसे ये प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, एक्सएम एक्सए की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ये मैं अगेन बोलूंगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई। जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन आया, बोले सर 28 जनवरी वाले में शिफ्ट 1 क्वेश्चन में गलत है एक। तो ये मतलब हो गई अपने पास बात बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, फेरोमैग्नेटिक की बात हो गई। अब मैं पहले थोड़ा सा खत्म करने से पहले दो चार बातें और करता हूँ आपसे। तो देखो बेटा, एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन आपसे पूछा, एक मिनट, हटा देता हूँ। एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन आपसे वो एक चीज पूछी जा सकती है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन क्या बोलता है बेटा, कि अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसको घुमा दिया, या फिर मान लो आपसे बोलेगा कि इसकी वेलोसिटी भी दे दी। ये मैंने पिछली बार डिस्कस नहीं करा था, तो मैं इसके पे बात कर लेता हूँ कि भाई इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो आप एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब डीएल जो है ये क्या होता है, करंट कैरिंग डायरेक्शन है। तो भाई आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई डी टी। अब मैं डी टी को क्या लिख सकता हूं भाई, डीएल को क्या लिख सकता हूं, डीएल बराबर वी डी टी, ठीक है, डीएल बराबर वी डी टी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, यहां पर बी बराबर क्या बनेगा, म्यू नॉट आई वी डी टी साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। भाई अगर मान लो आपसे आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए, तो यहां पर आप देखो बी बराबर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई की जगह पर आप लिख दो डी क्यू, ठीक है, या फिर क्यू ही लिख देते हैं, क्यू इंटू में वी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से देखना, आईडीटी को आपने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। तो ये क्या बनता है, म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर आपको बोला जाए कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है बेटा। ये भी याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा अगेन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर मान लो बोल देगा कि चार्ज को अगर मैंने सर्कुलर मोशन कराया, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ओमेगा, या फिर क्यू अपॉन में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को आप क्या लिखोगे, आई बराबर क्यू बाय 2 पाई बाय ओमेगा,
ठीक है बेटा, यहाँ पर प्लेस कर दो तो बी बराबर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब याद है वो जो डुअल नेचर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोलता है एटम्स में कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पे, इससे तो निकालते हैं फॉर्मूले से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चीजें कनेक्टेड हैं, सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। देन नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक शील्डिंग बेटा। तो मैग्नेटिक शील्डिंग बोले तो क्या होती है, मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स को पास होने ना दे। समझ में आया बेटा कि अगर उसके अंदर हमने देखा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी बेटा, 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जरूर पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही है, ठीक है, लेकिन अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, एंड superconductors provide magnetic shielding, perfect magnetic shielding due to exclusion of lines of force. This effect is called Meissner effect. I don't know the exact spelling बेटा, but it is Meissner's effect. ठीक है, तो ये जस्ट मैंने बेटा ये पूरा पार्ट कवर करा है आपका। तो टिप्स तो बनी हुई हैं हमारे साथ कि डेफिनेशंस को अच्छे से याद करेंगे, डेरिवेशंस को अच्छे से याद करो, वेरी इजी हैं, डायग्राम्स को अच्छे से याद करो, और रिलेशन यूनिट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा चैप्टर जो था, ये जो पूरा पार्ट था, ये पूरा थियोरेटिकल था आज का, ये आपको अच्छे से याद करना है। इस पे न्यूमेरिकल काफ़ी कम आते हैं, न्यूमेरिकल हम ईएमआई के साथ में ही करेंगे, कल मैं आपको ईएमआई कराऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच बेटा। डिजिटल पाठशाला को देखते रहो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू।